सुप्रभात बच्चों। देखिए, आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा और व्याकरण में भाषा के रूप और भाषा के प्रकार। अब आप इसमें पढ़ेंगे बोली, भाषा और बोली में अंतर और लिपि व्याकरण। आप आज हमारे साथ अध्ययन करेंगे बोली, भाषा और बोली में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर। उसके बाद लिपि, और लिपि के बाद आप पढ़ेंगे व्याकरण। आप सभी बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और मेरे साथ इन मुख्य बिंदुओं का अध्ययन कीजिए। पहले है आपका बोली। बोली देखिए बेटा, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है, अर्थात बोली वह होती है जो हम अपने आसपास के लोगों से बोलते हैं, जिसे हमारे द्वारा समझा जाता है और दूसरों के द्वारा बोला जाता है, या हमारे द्वारा बोला जाता है और दूसरों के द्वारा समझा जाता है। जो हमारे आसपास, हमारे प्रांत, हमारे राज्य के लोग होते हैं, जो हमारी भाषा को समझते हैं और हमारी भाषा में ही जवाब देते हैं। बोली की कोई साहित्य रचना नहीं होती है। बोली में कोई साहित्य रचना या लेखनी नहीं की जाती है। आगे आपका टॉपिक है भाषा और बोली में अंतर। तो देखिए, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, अनेक प्रकार की भाषाएं होती हैं। लेकिन बोली हम वो होती है जो हम एक क्षेत्र में बोलते हैं तथा उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हमारे साथ बात करते हैं। भाषा में साहित्य रचना होती है। हर भाषा की अलग अलग साहित्य रचना होती है। हर भाषा में अलग अलग रचनाएं की जाती हैं, लेकिन बोली में कोई साहित्य रचना नहीं होती है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई भी कार्यकाज करते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा के रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बोली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। अब देखिए, आपके बुक में दिया है सभी विश्व तथा भारत की राज्यों में बोली जाने वाली बोली। जितने भारत में जितने राज्य हैं और किन किन राज्यों में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, आपके बुक में दी गई है। फिर इसके बाद से आपका टॉपिक है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पहले लोग आपस में केवल बात करते थे मौखिक रूप में, जिसका कोई लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे बोली जाने वाली ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित किए जाने लगे। इन्हीं चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहा गया। जैसे हम किसी भी भाषा को लिखने के लिए किन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करेंगे, किन ध्वनि चिन्हों का उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान हमें लिपि से होता है। जैसे अगर हम हिंदी में क बनाते हैं, अ बनाते हैं, तो इसका ज्ञान हमें लिपि से होता है। हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। इंग्लिश में हम ए बनाते हैं, बी बनाते हैं, सी बनाते हैं, तो इसका ज्ञान भी हमें लिपि से ही होती है। ध्वनि चिन्ह का अर्थ होता है जो हम लिखने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे हम अ, आ, ई या ए, बी, सी, जैसे इन शब्दों का, इन वर्णों का हम प्रयोग करते हैं, तो इसका ज्ञान हमें लिपि से होता है और इन्हीं को हम ध्वनि चिन्ह कहते हैं। इसके बाद देखिए बेटा व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियमों से भाषा का शुद्ध रूप से बोलना और लिखना आता है। अर्थात व्याकरण द्वारा ही हम जानते हैं कि हमारा कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है, भाषा में हमारी क्या अशुद्धि है, क्योंकि व्याकरण ही हमें लिंग, वचन, कारक का ज्ञान कराता है। जैसे हम वाक्य लिखते हैं, वह फल खाता है, वह फल खाता है, तो ये वाक्य हमारा शुद्ध है। इसमें हमको यह व्याकरण ही सिखाता है कि वह हमारा पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ हमारा क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। वह फल खाती है, तो यह अगर स्त्रीलिंग होगा तो हमारा क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। इसका ज्ञान हमें व्याकरण से ही मिलता है। व्याकरण को हम 3 अंगों के द्वारा समझते हैं। 3 स्तरों पे समझा जाता है: वर्ण विचार, पद विचार और वाक्य विचार। देखिए बच्चों, आपका एक पाठ पूरा हो गया और यह पाठ से संबंधित सारे कार्य वेबसाइट पे प्राप्त होंगे, जिसे आप अपने नोटबुक में अंकित करेंगे। धन्यवाद।